हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डायरेक्शन ऑफ सेंस के ऊपर बात की थी, जो हमारे काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में जो हमारी हेल्प करेगी। तो आप जिस बच्चे ने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो पहले आप उस लेक्चर को कंप्लीट करके आइए। और आज का जो अपना टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंपल सा, लेकिन बहुत अहम रोल रखता है। और क्या है? शिफ्टिंग वेक्टर। ठीक है, शिफ्टिंग से आपको पता चल रहा होगा हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट करते समय हमें कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना कंपलसरी होता है कि शिफ्टिंग कैसे करें। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाता हूं कि हमारे पास कोई वेक्टर है। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये मान लीजिए वेक्टर ए। क्या है? वेक्टर ए। अब मेरे को इस वेक्टर ए को क्या करना है? शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि उसके मैग्नीट्यूड में, किस किस में बताया मैंने, जैसे कि ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। अगर बात कर लो इस हिस्से की तो ये क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड। और ये क्या दे रहा है? डायरेक्शन। क्या दे रहा है? डायरेक्शन। तो वेक्टर को शिफ्ट करते समय उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज का मतलब बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। मान लीजिए इस वेक्टर ए को मेरे को शिफ्ट करना है, तो मान लो कि आगे शिफ्ट करना है, तो आगे कैसे शिफ्ट कर दूंगा? सेम एज इट इज, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या रही, ये हो गई। मान लो कि इस वेक्टर को नीचे शिफ्ट करना, तो आप यहाँ पे भी ऐसे भी बना सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गई? डायरेक्शन। चाहे आप इसको यहां बना दीजिए। क्लियर? तो उस प्लेन के अंदर, प्लेन, अब मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि बेटा प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चों के आंसर जो होते हैं वो प्लेन का मतलब ये समझते हैं कि कोई समतल स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं सर, है ना। तो बोलते हैं कि सर प्लेन का मतलब तो स्मूथ सरफेस हुआ। नहीं, वो प्लेन की बात नहीं कर रहा मैं प्लेन की बात कर रहा हूं जिसके पास टू कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स या वाई। ठीक है, मतलब तीन कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी दो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, चाहे एक्स वाई हो या एक्स जेड हो, चाहे जेड वाई हो, कोई भी दो कोऑर्डिनेट होने चाहिए। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका वेक्टर इस तरीके से, ऐसे, ये मान लीजिए कोई वेक्टर बी, तो आपको इसको पैरेलली शिफ्ट करना है। तो प्लेन में आप इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, बट कंडीशन क्या रखी कि उसके मैग्नीट्यूड में और उसके डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप इसको कैसे कर सकते हो? सर इसको ऐसे कर सकते हैं, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, एक सेकंड रुकिए। तो आप इसको पैरेलली शिफ्ट मान लो कि आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रख दिए, तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। अब इसको उठा करके आप यहाँ लेके आ सकते हो, ये हो गया। ठीक है, ये लो सर, यहाँ पे रख सकते हो, ये वेक्टर बी हो गया। मतलब इसको पैरेलली आप कहीं पे भी, इस प्लेन के अंदर आप कहीं पे भी चाहे यहाँ रख सकते हो। ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया आपका। क्लियर? मान लो कि मैं तो यहाँ बना दूंगा, प्लेन में आप उसको कहीं लेके चले जाओ, बट कंडीशन क्या बताई बेटा? विदाउट चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? शिफ्टिंग वेक्टर कहलाता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या लिख रखी है। ए वेक्टर कैन बी पैरेलल शिफ्टेड एनीवेयर इन ए प्लेन। मतलब आप वेक्टर को प्लेन के अंदर कहीं पे भी
पैरेलली क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, इन विच कंटेंटेड, ठीक है। तो कंटेंट क्लियर है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास, सबसे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स when we measure the smaller angle and the vector are take tail to tail, ठीक है। ये कह रहा है कि आप जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को मेजर करेंगे तो सबसे छोटा एंगल आपको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। और दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए, टेल टू टेल होने चाहिए। अब सर ये कंडीशन क्यों बताइए आपने कि स्मॉलर एंगल ही क्यों होना चाहिए, लार्जर एंगल क्यों नहीं मेजर कर सकते? उसके आंसर जो आपके माइंड में जो डाउट्स आ रहे हैं उनके आंसर मैं वन बाय वन दूंगा समझाते समय इसकी थ्योरी। तो चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ये है, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, और एक दूसरा वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है, ये वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर है, क्लियर है। ये मैंने आपको दिया कि ये एंगल है मेरा, ये एंगल कोई थीटा एंगल है, क्लियर। और मैंने बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो आपको मेजर करना पड़ेगा। तो क्या ये एंगल थीटा ही मेजर करेंगे? तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जब आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करेंगे तो उनकी टेल से टेल क्या होनी चाहिए, कनेक्ट रहनी चाहिए। तो क्या इस डायग्राम में टेल से टेल कनेक्ट है? नहीं है सर, क्योंकि पहले वाले की हेड पे दूसरे वाले की क्या रख रखी है, टेल रख रखी है। तो सर हमारा सबसे पहला काम यही बनता है कि हमें या तो ए वेक्टर को हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर बी वेक्टर को आप क्या कर दो, पीछे शिफ्ट कर दो, चॉइस आपकी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर को आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो यदि आप आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। आपने क्या किया, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, इसको ए वेक्टर को, तो ये एंगल आ गया आपके पास। तो ये एंगल कितना है, अगर ये एंगल थीटा है तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है बेटा? अगर मैं ये पूछूं कि बेटा ये कंप्लीट एंगल कितने का है, तो आप कहोगे सर ये एंगल तो सर 180 डिग्री का है। तो सर ये एंगल कितना बचा, तो सर ये एंगल मेरे पास बचा 180 माइनस थीटा। क्लियर है कि नहीं? अगर इस डायग्राम को 180 माइनस 30 को अगर मैं यहां दिखाऊं कि मैंने एक डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए। मैंने क्या किया, यहां से शिफ्ट कर दिया वेक्टर ए को आगे की तरफ, चलिए ये मेरे पास वेक्टर बी है और वेक्टर ए को मैंने यहां से क्या कर दिया था, आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया था। ये एंगल कितना आया बेटा मेरे पास, 180 माइनस थीटा आया, क्लियर है। और ये एंगल कितने का था अपना, थीटा था, क्लियर है। तो 180 माइनस थीटा मेजर करोगे या थीटा मेजर करोगे, तो हम कौन सा मेजर करेंगे बेटा, स्मॉलर एंगल। स्मॉलर, दो वेक्टर्स के बीच में जो सबसे छोटा एंगल बन रहा है उसको हम मेजर करेंगे, और वो कौन सा है, 180 माइनस थीटा। तो हम ये मेजर करेंगे। अब आपके कुछ दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम इसको, आप इसको मेजर क्यों कर रहे थे, आपने थीटा मेजर क्यों नहीं किया? तो उसका आंसर भी मैं अभी दूंगा, क्लियर है। तो इसमें हम एक केस बना लेते हैं, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि एंगल, मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम एंगल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर।
दो वेक्टर्स के बीच में मैक्सिमम एंगल कि कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि मेरे को मैक्सिमम एंगल चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक वेक्टर को आगे की तरफ, ये आपका वेक्टर हो गया आगे की तरफ ए वेक्टर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बना दिया मैंने, बी वेक्टर बना दिया। ये हो गया आपका क्या बेटा, बी वेक्टर। अगर मैं इनके बीच में एंगल पूछूं कि ये एंगल बताओ बेटा कितना है, ये एंगल बताओ, तो आप कहोगे सर ये तो सर 180 डिग्री का एंगल है। तो अगर 180, क्या इससे भी ज्यादा आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कर सकते हैं, तो कहोगे नहीं सर। तो मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 180 का। तो थीटा कितना है यहाँ पे, तो थीटा मैक्सिमम, तो थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180 डिग्री का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है। केस नंबर 2, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मैं मिनिमम एंगल देखते हैं कि मिनिमम एंगल कितना हो सकता है। तो मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो मिनिमम एंगल देखते हैं कि मिनिमम एंगल कितना हो सकता है। तो सर मिनिमम एंगल तो अगर यदि एक वेक्टर आगे की तरफ जा रहा और बी वेक्टर भी किधर जा रहा, आगे की तरफ जा रहा, इट मीन्स आगे की तरफ जाने का मतलब दोनों पैरेलल हैं। और दोनों वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो हम क्या कहेंगे कि उनके बीच में जो थीटा है, एंगल जो है वो क्या है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ये आपके पास क्या हुआ, ए वेक्टर हुआ, और इसी के ऊपर जो आपको दिखाई नहीं देगा, मैंने इसी के ऊपर ही बना दिया बी वेक्टर। यहां पे भी थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, या तो पैरेलल बोल दो या ये डायग्राम बना दीजिए, बहुत आर सेम। क्लियर। तो यहां पे भी थीटा कितना है बेटा, 0 डिग्री। तो थीटा मिनिमम, थीटा मिनिमम कितना हो गया आपके पास, 0 डिग्री हो गया। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे कि टू वेक्टर्स के बीच में, दो वेक्टर्स के बीच में जो मैक्सिमम एंगल है वो 180 का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 डिग्री। क्लियर है। हाँ, इसलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने स्मॉलर एंगल ही हमेशा क्यों मेजर किया। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपको एक फोर्स दिया, मान लीजिए F1 एक फोर्स दिया, ठीक है, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का 30 डिग्री पे लग रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर। एक F2 फोर्स दिया मैंने, मान लीजिए वो 5 न्यूटन का था और वो लग रहा था कितने पे, 45 डिग्री के ऊपर ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, ये F2 है आपके पास। एक मैंने एक नया फोर्स और दिया, F3 फोर्स, वो मान लीजिए कितने का है, कुछ भी ले लीजिए, 15 न्यूटन का है, और ये लग रहा कितने डिग्री पे बेटा, 60 डिग्री के ऊपर और नॉर्थ ऑफ वेस्ट में। ठीक है, 3 से ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं, 3 से समझा देते हैं। ठीक है, तो हमें डायरेक्शंस की सेंस है कि हम डायरेक्शन ऑफ सेंस, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। जिस बच्चे को नहीं आती है तो मैंने बताया कि आप पिछले वीडियोस देख के आए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आप क्या बना लें, डायरेक्शन बना लें। ये हो गया आपके पास, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये क्या है बेटा आपके पास, ईस्ट, और ये क्या है बेटा, वेस्ट। ठीक है, अब 1 बाय 1 फोर्सेस दिखा दीजिए।
अब मैंने क्या बताया था, पहला F1 कितना है, 10 न्यूटन का 30 डिग्री के ऊपर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसको, इस डायरेक्शन को, इस एंगल को मेजर करना कैसे बताया था कि आप किधर से मेजर करेंगे। तो जो डायरेक्शन आपको दे रखी है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो मैंने बताया था कि पीछे वाले पे आप बैठ जाएंगे और कहां चले जाएंगे बेटा, आगे की तरफ चले जाएंगे। तो ईस्ट पे बैठ जाएं, ईस्ट पे बैठ करके नॉर्थ में चले जाएं, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो मान लीजिए कि 30 डिग्री का एंगल ये बन जाता है आपका। तो ये जो एंगल आ गया, ये कितने का आ गया आपके पास, 30 डिग्री का आ गया। क्लियर है। तो ये कौन सा फोर्स आ गया आपके पास, F1 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक। इस तरीके से आप बनाइए 1 बाई 1, मेरे से पहले बनाइए आप, ठीक है। तो F2 को ईस्ट 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो आप साउथ में बैठ जाइए और कहां चले जाइए, ईस्ट में। तो साउथ पे बैठ जाइए और कहां चले जाइए, ईस्ट में। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का तो इन बिटवीन जाएगा, तो ये इन बिटवीन हो गया। तो साउथ में, साउथ से ये जो एंगल आ गया, ये कितने का आ गया बेटा आपके पास, 45 डिग्री का आ गया। क्लियर। एक F3 फोर्स और बताइए कितने का है, 15 न्यूटन का 60 डिग्री। तो इसमें कैसे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट में लग रहा है, तो वेस्ट पे बैठ जाइए और कहां चले जाइए बेटा, नॉर्थ में चले जाइए। तो वेस्ट से बैठ करके नॉर्थ में, तो कितने डिग्री का, नियर बाय 60 डिग्री का। तो ये जो एंगल आ जाता है आपके पास, तो ये कितने का आ गया, ये जो एंगल आ गया, ये कितने का आ गया बेटा, 60 डिग्री का। तो आई होप इतना आपने कर लिया होगा और इतना समझ में आ गया होगा कि बिकॉज ये काम मैंने पिछली वीडियो में आपको डायरेक्शन ऑफ सेंस में सिखा दिया था। क्लियर है। अब उसने पूछा क्या है वो देखिए कि पूछा क्या है। उसने पूछा फाइंड, क्वेश्चन में बोला फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन, बिटवीन किस किस के बीच में बताना है एंगल आपको, F1 एंड F2 के बीच में एंगल बताइए, F1 एंड F3 के बीच में एंगल बताइए। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये, सेकंड में, ठीक है। और थर्ड में क्या है, F2 एंड F3 के बीच में एंगल बताइए। ठीक है, ये तीनों के आपको आंसर देने। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करवाता हूं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है बेटा। तो हमने डायरेक्शन ऑफ सेंस में दिखा दिया इसको। तो चलिए मेरे को F1 और F2 में एंगल बताना। तो F1 कहाँ है आपका, F1 ये रहा, F2 कहाँ है, F2 ये F2 था आपके पास। तो F1 और F2 में एंगल कितने का है, एक तो आप कैसे जा सकते हैं, एक तो एंगल ये हो गया आपके पास, और ये कौन सी है, क्लॉकवाइज, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज, ये या तो आप ऐसे घूम करके यहां पहुंच सकते हो, चॉइस आपकी है। तो कौन सा मेजर करें, छोटा या बड़ा, तो बड़ा तो कौन सा है, ये वाला पाथ है बेटा। ठीक है, कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ऐसे आ सकते हैं, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप ऐसे आ सकते हैं। अगर मैं आंसर लिखूं तो 30 डिग्री ये हुआ, 45 ये हुआ, तो ये एंगल कितने का बचा, तो ये भी 45 बचा। तो कितना आ गया आपके पास, तो सर एक तो एंगल कितना है 45 प्लस 30, तो ये आ गया आपके पास कितना 5, तो ये आ गया 4 और 3 7, तो 75 का आ गया। ठीक है, कैसे, जब आपने कैसे चले बेटा इसमें, क्लॉक वाइज चले तब, तो 75 डिग्री का आ गया। दूसरा, अगर आप एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो कितने का आ जाएगा, तो देख लीजिए एक बार, तो ये तो 90 का हो गया, ये कितने का बच गया आपके पास 60। तो एक बार लिखते हुए चलते हैं, 60 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 45, तो 90 तो कितना हो गए 180, और 180 180 प्लस 60 ऐड कीजिए और 45 ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना आ गया आपके पास 5 4 10 18 1 और 1 2, कितने आ गए बेटा 285, 285 का आ गया, 285 डिग्री। ये कैसे आया आपके पास, ये आया एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर है कि नहीं। तो
हमने एक बात मैंने आपको यहाँ पे सिखाई थी कि बेटा दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही आएगा सर? 75 वाला सही है और 285 वाला क्या हो गया? गलत। क्योंकि बड़ा इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को मेजर करेंगे, क्लियर है, मेजर करेंगे तो आप सबसे छोटा एंगल को मेजर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको मेजर करेंगे तो उसका सम 180 से क्या आएगा? छोटा आएगा। अगर बड़े पाथ से जाते हैं तो 180 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो मैंने एक का आंसर आपको बता दिया है। इसी तरीके से आप कमेंट करके सेकंड और थर्ड F1 और F3 में, F2 और F3 में दोनों में एंगल बताइएगा। ओके, तो ये था अपने आज के लिए, आज का ये टॉपिक। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा कि आपको कंप्लीट कोर्स 11th का इस आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर मिले। टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।